नमस्कार। कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रचनात्मकता में क्षण की अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षण रचनाकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो उसे बड़ी रचना की ओर लेकर जाता है। बीएल गौड़ की एक कहानी मीठी ईद हमने कुछ दिन पहले कहानीमाला में पढ़ी थी। उसी श्रृंखला में जब उनकी कुछ और कहानियां मैंने पढ़ी, तो उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी काली मर्सिडीज मैंने पढ़ी। कहानी परिचयात्मक शैली में है। कहानी बड़े सामान्य लहजे में आगे बढ़ती है और अचानक एक मोड़ लेती है, जब स्वयं लेखक के जीवन में चमत्कार जैसा होता है। तो आइए देखते हैं ये काली मर्सिडीज क्यों, किस कारण से रचनाकार को कहानी के लिए प्रेरित करती है। कहानीमाला में आज बीएल गौड़ की कहानी काली मर्सिडीज। नवंबर शुरू हो चुका था। अब दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगी थी। वह काफी देर से इस सुनसान बस स्टैंड पर खड़ा था और 15 नंबर बस का इंतजार कर रहा था। यह 15 नंबर बस उसे ज्ञानी बॉर्डर पर छोड़ देगी, फिर वहां से 3 व्हीलर मुश्किल से 20 मिनट में घर पहुंचा देगा। घर का ख्याल आते ही सब चीजें उसके सामने आने लगी। पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजेगी, फिर अंदर से निर्मला निकलेगी, दरवाजा खोलकर बिना उसकी तरफ देखे हुए लौटकर वापस अपने बेडरूम की तरफ चल देगी। वह पेंशन के मिले रुपए उसे थमा देगा, आदि आदि। शायद इसी को थॉट प्रोसेस कहते हैं। एक विचार आया नहीं कि बरगद की तरह उसकी शाखाएं फैलने लगती हैं। पता ही नहीं चलता कि इन विचारों का सिलसिला कितना समय पी जाता है। ऐसी हालत में यह विचारों की श्रृंखला तभी टूटती है जब कोई पास आकर पूछ ले, अंकल जी टाइम क्या हुआ है? या फिर पूछे कि भाई साहब क्या बता सकते हैं कि यहां से फला नंबर की बस मिलेगी या नहीं? ऐसी ही बेकार की बातें सोचता सोचता वह कुछ थक सा गया था। तभी एक चमत्कार हुआ। जी हां, चमत्कार होते हैं और हर एक की जिंदगी में होते हैं। आप भी झांक कर देखिए अपने अतीत में, पाएंगे ऐसे कई चमत्कार। तो चमत्कार यह हुआ कि एक काले रंग की मर्सिडीज चुपचाप आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। सफेद वर्दी पहने ड्राइवर उतरकर उसके पास आया और बोला, अंकल, मैडम को पता है कि आप सविता विहार में रहते हैं। वे आपको जानती हैं और कह रही हैं कि वे आपको छोड़ देंगी। उसने 1 मिनट तो सोचा, फिर कार की तरफ बढ़ गया। वह ड्राइवर की बगल में बैठने को हुआ तो कार में बैठी महिला ने उसे पीछे की सीट पर बुला लिया। आइए, महिला ने बड़ी आत्मीयता से उसे अपने बगल वाली सीट पर बिठा लिया। अभी तक के घटनाक्रम को वह मंत्रमुग्ध सा एक सपने की तरह ले रहा था और सोच रहा था कि अभी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन वह डरे क्यों? सारी जिंदगी भरी पड़ी है चमत्कारों से और अनहोनियों से। वह बैठ गया और बड़ी तेजी से कार दिल्ली की तरफ चल पड़ी। पहल महिला ने की। मैं आपको जानती हूं। आपका नाम यशपाल है, मतलब यशपाल शर्मा। आपका मकान नंबर 43 है। आप और आपकी पत्नी ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। ऊपर की 2 मंजिलों पर आपके दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। क्यों, ठीक है ना मिस्टर यशपाल शर्मा? यशपाल जी बड़ी अजीब सी सोच में पड़े थे। यह लड़की 40 के आसपास की रही होगी, जितनी उसकी बेटी रमा, लेकिन इसने उन्हें अंकल ने कहकर मिस्टर यशपाल शर्मा कहकर पुकारा। वे कुछ पूछें या बोलें, वे फिर बोलने लगी, शर्मा जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूं। मेरा नाम निशा लूथरा है। आप मुझे निशा कहकर पुकार सकते हैं। मेरी मां
प्रीतम कौर विधवा है। वह आपके मकान से तीसरे मकान नंबर 40 में रहती है। ऊपर एक किराएदार अपने परिवार के साथ रहता है और अच्छी बात यह है कि वह एक साउथ इंडियन भला आदमी है, मेरे ही ऑफिस में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर राघवन सही मायने में एक अच्छा इंसान है। मैं हर महीने 2 दिन के लिए आती हूँ और माँ की सारी दवाइयाँ और अन्य ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर रख जाती हूँ। फिर किसी भी इमरजेंसी के लिए माँ के पास राघवन जैसा इंसान तो है ही। बहुत देर से यशपाल शर्मा निशा लूथरा की बातों को बिना किसी दखलंदाजी के चुपचाप सुन रहे थे। गाड़ी अब 10-15 मिनट में आनंद विहार पहुंचने वाली थी। यशपाल जी के मन में सैकड़ों प्रश्न इकट्ठा हो गए थे। अभी तक तो निशा की ही कहानी अधूरी थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत बटोर कर अपनी बात शुरू की। निशा, अच्छा लगा तुम्हारे साथ यह अधूरा सफर, और इस सफर में जो बातें हुई वे भी, लेकिन सब बातें अधूरी रही। क्या यह संभव है कि कल सुबह तुम लोग, मेरा मतलब तुम, तुम्हारी माँ, मिस्टर राघवन, उसकी पत्नी, सब एक साथ बैठकर मेरे घर पर नाश्ता करें? मुझे लाभ यह होगा कि कुछ अच्छे इंसानों की संगत मिल जाएगी, भले वह एक दिन के लिए ही क्यों न हो। काली मर्सिडीज यशपाल जी के घर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कल के नाश्ते की बात निशा ने पक्की कर दी थी और राघवन को परिवार सहित लाने की जिम्मेदारी भी निशा ने ले ली थी। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। गत रात घनघोर बारिश के कारण कॉलोनी की सड़कों पर जहां तहां पानी भरा हुआ था। यशपाल जी अब तक 2 बार बाहर जाकर देख आए थे, लेकिन अभी तक काली मर्सिडीज का कहीं पता नहीं था। वे फिर एक बार बाहर सड़क तक जाने को तैयार होने लगे तो देखा निशा की मर्सिडीज घर के सामने पहुंच चुकी है। सभी लोग निर्मला और मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। यशपाल शर्मा की नौकरानी बहुत ही गंभीर पढ़ी लिखी महिला लग रही थी। पता नहीं उसकी क्या मजबूरियां थी कि वह पिछले 3 साल से यशपाल शर्मा और निर्मला की सेवा में लगभग 12 बजे तक शाम के खाने का भी बंदोबस्त करके चली जाती थी। इन दोनों की जिंदगी को इस महिला ने जीने लायक बना रखा था। शर्मा दंपत्ति भी उसे एक नौकरानी न मानकर अपनी बेटी जैसी मानते थे। नाश्ते के बाद सब लोग चाय का इंतजार कर रहे थे तो पता नहीं कैसे क्या बात चली कि प्रीतम कौर अपने अतीत में चली गई। यहां तो वह 1990 में आई थी। उससे पहले वह जनकपुरी में रहती थी, जहां उसने अपना सब कुछ खोया था। 1984 में इंदिरा जी के कत्ल के बाद कांग्रेस ने हर सिख को उनका कातिल मान लिया गया था। जनकपुरी में सबसे ज्यादा सिख परिवार थे। दंगाइयों ने जैसे कसम खा ली थी कि कोई सरदार बचने न पाए, जो बचे सो अपनी किस्मत से बचे। प्रीतम कौर अतीत के उस काले कालखंड में खो गई, जिसमें उनके सारे परिवार की खुशियां, सारे सुख दफन थे। बड़ी मुश्किल से निशा ने मां को संभाला। इसी बीच यशपाल जी ने बताया कि उनका दोस्त सरदार पूरन सिंह भी जनकपुरी में रहता था। बदकिस्मती देखिए कि वह इस कत्लेआम से 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर दिल्ली आया था। हम दोनों की पोस्टिंग जम्मू में एक ही ऑफिस में थी। मैं जब दिल्ली आकर जनकपुरी उसका पता करने गया तो बस इतना पता चला था कि पूरन सिंह के परिवार में केवल उनकी पत्नी बची थी, जो लुधियाना में अपने भाई के पास चली गई थी। असल में पूरन सिंह मेरे दोस्त से परे कुछ अधिक था। इतना कहकर यशपाल भीतर अपने कमरे में गए और एक बहुत ही पुरानी एल्बम उठा लाए। एल्बम में दोनों दोस्तों के कई फोटो थे। निशा और प्रीतम कौर ने जब एल्बम खोली
तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। एल्बम में कैद पूरन सिंह कोई और पूरन सिंह नहीं बल्कि निशा के पापा और प्रीतम कौर के प्राण सरदार पूर्ण सिंह ही थे। जीवन में कब क्या हो जाए सब कुछ सदैव अनिश्चित रहता है। प्रीतम कौर और निशा के आंसू नहीं रुक पा रहे थे। पूरन सिंह जिस प्रीतम कौर के किस्से सुनाया करते थे वह अब यशपाल जी के सामने बैठी थी। उसके सफेद बाल और तांबई रंग का झुर्रियों से भरा चेहरा बता रहा था कि प्रीतम कौर वाकई उससे कहीं अधिक सुंदर रही होगी जितना पूरन सिंह यशपाल जी को बताया करते थे। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे का समय बीता। यशपाल जी बड़े उदास मन से दोनों माँ बेटी को विदा करके लौटे, लेकिन उसके बाद एक अजीब उदासी ने उन्हें घेर लिया। अब अक्सर यशपाल जी प्रीतम कौर को अपने घर बुला लेते थे और कोशिश करते थे कि किसी तरह उन्हें बीते हुए समय से बाहर लाया जाए। एक दिन निशा आई और सबको यह बताकर लौट गई कि कल सुबह की फ्लाइट से वह 1 साल के लिए लंदन जा रही है। कंपनी ने उसे प्रमोशन देकर लंदन वाले ऑफिस में पोस्ट कर दिया है। कभी कभी समय कुछ जिंदगियों में ऐसे भूचाल लाता है कि सब कुछ बदलता ही नहीं बल्कि तहस नहस हो जाता है। अगले दिन निशा लंदन चली गई। 1 माह बाद निर्मला जी को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यशपाल जी के दोनों बेटों ने मां के सारे संस्कार, सारे कार्यक्रम चौथे दिन ही चौथे की रस्म पूरी कर मां के कर्ज से मुक्ति पा ली। यशपाल जी ने इसका विरोध भी किया था। हम उत्तर प्रदेश के लोगों में चौथा नहीं होता, 13वीं होती है, लेकिन बेटे नहीं माने। विशेषकर छोटे वाला जो दुबई से केवल 1 सप्ताह के लिए ही आया था और चूंकि अपने परिवार यानी फैमिली, पत्नी व बेटे को साथ लेकर लौटना था, तैयारी भी करनी थी। यशपाल जी ने खुद ही अपने मन को समझा लिया, अब निर्मला तेरी विदाई 4 दिन में ही हो अथवा 13 दिन में क्या फर्क पड़ता है। यशपाल जी को लगा वे बहुत अकेले हो गए हैं और वास्तव में वे अकेले थे। यदि किसी दिन सुबह का नाश्ता बनाने वाली सुनीता नहीं आती तो वे खुद ही किचन में जाकर ब्रेड, बटर और अंडे से काम चला लेते। यह उनका दोनों समय का पूरा भोजन हो जाता। दिन में 2-3 बार चाय और फिर रात आ जाती। नींद कभी समय से नहीं आती थी। थोड़ी बहुत देर नींद लगी तो फिर तंद्रा में करवट बदलते रहते, दूसरा दिन आ जाता। बड़ी बहू ने कई बार पूछा भी खाने नाश्ते के लिए, लेकिन स्वाभिमानी यशपाल इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब सब कुछ बदल चुका था। कभी कभार यशपाल जी प्रीतम कौर के घर चले जाते और किचन में जाकर खुद ही 2 कप चाय बनाकर ले आते। प्रीतम कौर को अच्छा नहीं लगता। वे हर बार खुद चाय बनाने की जिद करती, लेकिन यशपाल जी नहीं मानते। उन्हें लगता है कि अभी भी निर्मला भीतर कमरे में बैठी है। दोनों घंटों तक एक दूसरे से अपनी पीर साझा करते हैं। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि जब वे दोनों चाय पी रहे होते हैं तो लंदन से निशा का फोन आ जाता है। फिर वह इन दोनों से बारी बारी से बात करती। बातचीत में वह यशपाल जी से अक्सर कहती, अंकल जी आप सचमुच में एक सच्चे इंसान हो, बस आप माँ का ख्याल रखना। मैं 1 साल के बाद लौट कर आ ही जाऊंगी। यशपाल जी एक गहरी सोच में डूब जाते। वे क्या बताएं निशा को कि जब 1 माह में इतना कुछ बदल सकता है तो 1 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। पर वे यह जरूर चाहते थे कि निशा उनके जीते जी लौट आए और अपनी मां को संभाल ले। अब जब कभी यशपाल शर्मा
अपने अकाउंट से पैसे निकालने बैंक जाते हैं तो कुछ मिनट उस दिशा में देखना नहीं भूलते जिस दिन पहली बार निशा उन्हें अपनी काली मर्सिडीज में बिठा कर लाई थी। धन्यवाद। आशा करता हूं मानवीय संवेदनाओं और विविध भावों से भरी हुई आदरणीय BL गौड़ जी की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है, कहानी माला को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद।